नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर गुमला के डुमरी से, जहां के लुचुतपाट गांव में मां और पिता अपनी बेटी का 12 साल से घर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो घर लौट कर नहीं आ पाई है। बेटी मानव तस्करी करने वाले दलाल के चुंगल में दिल्ली में फंस गई। 12 साल पहले गरीब माता पिता को महिला दलाल ने कुछ पैसे का लालच देकर बेटी को वो अपने साथ ले गई और उसकी नौकरी लगा दी जाती है, लेकिन ले जाने के बाद उसे कभी वापस लेकर वो महिला नहीं लौटी। जिस समय सुनामी कुमारी गई, 14 साल उसकी उम्र थी। बेटी की वापसी को लेकर पिता सीताराम डुमरी थाने के पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। वहीं महिला दलाल सुमानी कुमारी की वापसी को लेकर माता पिता जो हैं वो 12 साल से इंतजार कर रहे हैं, और जो महिला दलाल है वो भरोसा दिलाए जा रही है। इस इलाके में महिला तस्कर बेहद सक्रिय हैं, जो इस तरीके से बच्चियों को तस्करी कर दूसरे राज्यों में ले जाकर किसी न किसी रोजगार से या धंधे से जोड़ देती हैं। तो वहीं लड़की की मां का आरोप है कि महिला दलाल बार बार ये कहती है कि दिल्ली से बेटी को लेकर वो आएंगी, लेकिन अभी तक उसकी बेटी वापस नहीं आ पाई। हमार छुआ कर गेल हो गेलक और हमार छुआ कर सूरत ना मुरत कोनो दिसते ना खे ना दिल्ली हो जाई के कोई देखा थी हल हो दिल्ली हनी पता लागेल थाना हो जाई के फोन अथी खोजई देखा थी थानो है नहीं भेटा थी वो जेल अलग से कर जाता कान धर जाइए के, लेकिन हो कोनो नहीं आइन दबो जो कहल और का कही। और ऐसे में देखिए कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब दलाल के चंगुल से मुक्त होगी सुमानी, जिस बच्ची को 12 सालों से माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक दलाल के चंगुल से सुमानी मुक्त होगी। पुलिस ने परिजनों की गुहार क्यों नहीं सुनी? डुमरी पुलिस आखिर परिजनों की मदद क्यों नहीं कर रही है? मानव तस्करों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद एक माता पिता पूछ रहे हैं। जानकारी के बाद भी महिला तस्कर को क्यों नहीं पकड़ा गया, ये भी एक गंभीर और बड़ा सवाल। कहीं मानव तस्करों के साथ पुलिस की कोई साठगांठ तो नहीं है? और सहयोगी रुपेश भगत हमारे साथ गुमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, सवाल कई हैं, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए क्या कोई अधिकारी सामने आता है? कोई जवाब दे, अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है? जी, मैं बता दूं कि दरअसल ये मामला गुमला जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर डुमरी प्रखंड के लुचुतपाट गांव का पड़ता है, जहां पे सुमानी कुमारी बीते 12 सालों से मानव तस्करों के चंगुल में फंस के दिल्ली चली गई थी। अब वो अभी तक लौट के नहीं आई है। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया था कि हम थाना गए थे कंप्लेन करने के लिए, तो उनकी वहां पे नहीं सुनी गई और उनको भेज दिया गया। जी रुपेश, आखिर इनकी जो मांग है या इनकी जो शिकायत है उस पर थाना प्रभारी की तरफ से कोई लिखित आश्वासन क्यों नहीं दिया गया? कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसे लेकर कोई जवाब है उनके पास? नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो गए थे 1 महीना पहले, तो कोरोना का बात कहा गया था, इस कारण नहीं मिला गया था उनके परिजनों के द्वारा। और हमने इस संबंध में कल चैनपुर के एसडीपीओ से जानना चाहा था कि क्या मामला है करके, तो वो बताया कि हम 2 दिन में इसमें छानबीन करते हैं उस गांव में जाकर के, और फिर पूरी की पूरी घटना से आपको अवगत कराया जाएगा। जी, जो महिला दलाल है क्या वो अभी भी गांव में ही मौजूद है? जी, महिला दलाल अभी भी गांव में ही मौजूद है। और वो क्या बेटी से परिजनों की बातचीत हो पाती है? मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्या बातचीत हो पाती है इनकी? उन परिजनों का साफ साफ कहना है कि 12 साल हो गया, हम बात करने के लिए तरस गए अपनी बेटी से, लेकिन आज तक बात भी नहीं करवा पाई है। उस महिला दलाल का क्या कहना है कि उसने बेटी को किन लोगों के हाथों में सौंपा, किन के घर वो काम कर रही है? अगर काम कर रही है तो बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? जी, जब भी परिजनों के द्वारा उस महिला दलाल को बोला जाता है तो साफ टाल मटोल करती है कि ठीक है करके भेज देंगे करके, और फिर वो चली जाती है वहां पर से।
चलिए रुपेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी लेंगे। तो देखिए किस तरीके से बेटी की घर वापसी का इंतजार एक परिवार, एक माता पिता 12 सालों से कर रहे हैं, लेकिन विडंबना ये कि पुलिस की तरफ से जो संजीदगी बरती जानी चाहिए थी, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो संजीदगी पुलिस नहीं बरत रही। और शायद यही वजह है कि इस तरह के दलाल जो है इन इलाकों में बेहद सक्रिय हैं। गिरिडीह के सरिया में एक 16 साल की नाबालिग की जबरन शादी एक 45 साल के अधेड़ से करा दी गई। शादी के बाद नाबालिग ने जब इस पर आपत्ति जाहिर की तो उसे धमकी दी गई, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए पीड़ित ने आरपीएफ से शिकायत दर्ज की, जिसके बाद आरपीएफ ने उसे बगोदर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस बीच अधेड़ दूल्हा जो था वो मौके से फरार हो जाता है और बताया जा रहा है कि इलाहाबाद के दयाशंकर यादव की बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती है और 11 जून को अपने भाई बहनों के साथ सरिया में नानी के घर आई हुई थी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने बिना दान दहेज के शादी की बात कहकर मां को झांसे में लिया और एक युवक की तस्वीर दिखाकर लखनऊ के एक अधेड़ सुनील यादव से उसकी शादी कर दी गई। असलियत पता चलने पर जब नाबालिग ने शादी करने से इनकार किया तो उसे धमकी दी जाने लगी। इस बीच उसे जबरन लखनऊ ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ही विरोध जाहिर करने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। मेरी नानी लोग मेरी मम्मी को दबा दी, मेरी मम्मी शादी करने के लिए तैयार हो गई और मेरे पापा को भी पता नहीं था। एक दिन हम कॉल किए, बताने लगे तो मेरी नानी बोली बताओ ना, जब हो जाएगा शादी तो हम लोग खुद ही बता देंगे। उसके बाद से ये लोग शादी कर दिए। जब कर दिए तो 3 दिन सरिया जा के लौटा देते थे। तो वही हम कल बोलने हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बोला कि 50,000 रुपया ले आए उसके दो, उसके बाद मत जाओ, हमसे मतलब। तो पीड़ित ने जैसे ही इस शादी को मानने से इनकार किया, उसके पति की तरफ से उसे धमकी दी जाने लगी। साथ ही शादी में 50,000 रुपए खर्च की रकम को वापस करने और ऐसा नहीं करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी की बात भी कही गई। 50,000 दो, हम कहे किस चीज़ का दे 50,000, कहे इतना खर्चा किए हैं ये वो, नहीं तुम्हारा मामा गया उसको काट के फेंक देंगे वहाँ पे। तो उस शादी का विरोध की ना? हाँ, हम तब आज सुबह जब आए सरिया से तो ये लोग हमको बोलने लगी सब, मेरी मम्मी को, तब हम फिर सरिया भाग के गए। वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म में पुलिस रहते हैं उनसे वो पूछने लगे तो उससे बताएं हम सारी बात, तब यहाँ से बुलाए पूरा, तब यहाँ पे ले आए। परिवार की बेटी की जबरन शादी की बात जब उसके चाचा को पता चली तो वे भागे भागे सरिया पहुंचते हैं, जहां स्थानीय लोगों के विरोध के बाद उसकी जान को बचाया जा सका। तो हम लोग को मतलब इन्फॉर्म भी नहीं किया, हम लोग शादी करें क्या करें, तो हम लोग बताना चाहिए। हम भी आते ना भाई, देखते आदमी कैसा है, लड़का कैसा है, उसके साथ जीवन भी बिताना है, कैसा रहना चाहिए, उसकी पसंद का है या अभी नहीं भी है। तो इन्होंने अपनी मर्जी शादी की, तो सुबह उनको मालूम पड़ा, कैसे फ़ोन में मालूम पड़ा तो ये ईटा गारा बेरोजगारी अपना मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। तो वहाँ चले गए थे, तो इनको मैं हम रोक के रखा, चलो आज बच्ची को लाना है घर पे, तो इनको मैं रोक के रखा, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे। हालांकि इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लड़की को बताया कि लड़का हमको 45 साल का उम्र का था, उससे शादी जबरदस्ती हमको किया जा रहा था। अब लड़की को लेकर थाना है, जांच जारी है, बेहतर कार्रवाई जो होगा वैसा किया जाएगा। फिलहाल इनका पिताजी और चाचा भी आ गए हैं, जैसा होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 6 शहरों में चल रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट की समीक्षा करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत रांची के साथ ही अगरतला, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई में काम चल रहा है, जिसमें जलवायु और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए सस्ते और टिकाऊ आवास बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत बन रहे मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पूरा करने की मियाद 1 साल रखी थी, लेकिन बीच में कोरोना लॉकडाउन की वजह से काम पूरी तरह से ठप रहा और मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन वे कम्युनिकेशन करने वाले हैं और स्थानीय अधिकारियों से उनकी कोई बात नहीं होगी। इस दौरान शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी उन्हें विभिन्न प्रोजेक्ट की
मौजूदा स्थिति की जानकारी से अवगत कराएंगे। रांची के धुर्वा में भी 1008 आवास का निर्माण इसी प्रोजेक्ट के तहत जारी है। देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए कोरोना का टीका फिलहाल नहीं है, लेकिन लोहरदगा में जबरन 17 साल के एक लड़के को पकड़कर कोरोना का टीका देने का मामला सामने आ गया है। किस्को के निरहू गांव का रहने वाला दानिश खान सब्जी लेने आर्या बाजार गया हुआ था। इसी दौरान स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस के जवान उसे पकड़ते हैं और फिर टीका लेने की बात कहने लगते हैं। लड़के ने आधार कार्ड दिखाया और बताया कि उसकी उम्र 17 साल है। मैं टीका लेने के लिए अभी सक्षम नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसे जबरन कोरोना का टीका लगा दिया गया। आधार कार्ड पर युवक का जन्म जो तिथि है वो 2004 लिखा गया है, लेकिन टीका देने वाले ने यहां भी तिकड़मबाजी की और टीका पर्ची पर उसके जन्म साल को 2003 लिखकर उसे कोरोना का टीका लगाया जाता है, जिससे परिवार के लोग अब डरे हुए हैं। दानिश को जब पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने पकड़ा तो उसने अपना उम्र 17 साल बताया, आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन जबरन उसे वैक्सीन सेंटर पर टीका लगा दिया गया। दानिश की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। हम बाजार गए सब्जी खरीदने, आर्या बाजार, प्रशासन ने रोक के आधार कार्ड मांगा तो आधार कार्ड हम दिए। आर्या पंचायत भवन में सुई दे दिया जबरदस्ती रोक करके। आधार कार्ड दिखाते बाद भी उन लोग कोई मेरा बात नहीं माना। तबीयत खराब है मेरा रहते से। कौन कौन था वहाँ? वहाँ डॉक्टर नर्स और सब कोई थे, तो भी सुई दे दी, मेरी बात कोई नहीं माना। तो दानिश के पिता रफीक खान ने कहा कि जबरन मेरे बेटे को कोरोना का टीका दिया गया है, अब उसकी तबीयत खराब होने लगी है। बाजार गया सब्जी खरीदने के लिए, तो डॉक्टर प्रशासन ला रोक के जो है सुई दे दिया वैक्सीन। अब इसका तबीयत खराब कल से वाले जब घर आया तो हमको बताया कि नहीं वैक्सीन दे दिए, तो 2004 लिखा हुआ है आधार कार्ड में और 2003 कर दिया जो वैक्सीन दिया हुआ कागज बना करके। तो जबरन टीका देने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जबरन टीका लगाने का आदेश किसने दिया, और अब इस तरह की हरकत पर यह सवाल उठने लाजमी है कि जबरन टीका लगाने का आदेश किसकी तरफ से दिया गया। 17 साल से कम उम्र के लड़के को आखिर टीका दिया कैसे गया। जबरन टीका देने के बाद लड़के की उम्र क्यों खुद से घटा दी जाती है, जो कि आधार कार्ड में 2004 इंगित था। अगर गलती से भी लगाई गई तो क्यों परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। लड़के के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग आखिर क्यों नहीं की गई, और दोषियों पर कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल। और सहयोगी आकाश साहू हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लोहरदगा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, ये पहला मामला इस तरह का सामने आता हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है जिस वजह से इस लड़के को इसके मना करने के बावजूद, आधार कार्ड दिखाने के बावजूद टीका लगा दिया जाता है। जी, एक मामला कल का है जब स्वास्थ्य विभाग टीम आर्या पंचायत गई हुई थी, जिसमें टीकाकरण केंद्र पर टीका दिया जा रहा था। तब ये दानिश गया था बाजार, और जब बाजार ये गया तो जबरन प्रशासन द्वारा इसको पकड़ लिया गया और टीका लगाने के लिए कहा गया, जबकि इसने अपना आधार कार्ड दिखाया। आधार कार्ड में साफ साफ आप देख सकते हैं 1/1/2004 डेट ऑफ बर्थ इसकी लिखी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसका या फिर वहाँ पे पदाधिकारियों ने इनका कुछ नहीं सुना और जबरन इन्हें टीका दे दिया गया। और टीका आकाश, क्या आपकी किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बातचीत हो पाई है, टीका केंद्र के अधीक्षक से बात हो पाई है कि आखिर किन परिस्थितियों में? जी, मैंने और चलिए आपको सीधे फिलहाल लिए चलते हैं पटना एयरपोर्ट, जहां पर 2 आतंकियों को आज लेकर के इस वक्त एनआईए की टीम जो है वो पहुंची हुई है। ये देखिए, ये दोनों वो शख्स जिन्हें मास्टरमाइंड माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन दोनों ही लोगों ने नासिर और इरफान, इन दोनों को रिक्रूट किया था, ब्रेन वॉश इनका किया गया था और उसके बाद रिक्रूट करके दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले को अंजाम दिलाया गया था। ये वो 2 शख्स, हालांकि इन्हें लेकर इस वक्त, और हम बताएंगे आगे कि इनको कहां ले जाया जा रहा है। फिलहाल ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर थी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो देखिए ये वो तस्वीर है जहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम पहले से ही पटना एयरपोर्ट पर। कल भी इसी तरह की तस्वीर आपने देखी होगी, आज एक बार फिर से यही तस्वीर थी जहां पर इन दोनों ही लोगों को पटना एयरपोर्ट पर जब ये दोनों आतंकी पहुंचे हैं, इन्हें यहां से ले जाया गया। हालांकि जो सहयोगी हमारी जानकारी दे रहे हैं कि इन्हें यहां से इस वक्त कहां ले जाया जा रहा है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एनआईए कोर्ट में आज इनकी पेशी होनी है। उससे पहले क्या इन्हें भी एटीएस कार्यालय ले जाया जाएगा जहां कल 2 आतंकियों को ले जाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे थे जहां पर इन दोनों आतंकियों को लेकर के एनआईए की टीम जो है वो पहुंची हुई है पटना एयरपोर्ट से। अब इन दोनों आतंकियों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने जहां से पटना एयरपोर्ट से अब इन दोनों को ले जाया जाता हुआ यूपी से इन दोनों को गिरफ्तार कल किया गया और उसके बाद कल से ही इंतजार किया जा रहा था कि पटना इन दोनों ही आतंकियों को कब लेकर आया जाता है। आज ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर कैराना से सलीम और कफील दोनों को गिरफ्तार करने के बाद आज पटना लेकर पहुंची है एनआईए की टीम और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, इन दोनों शख्स को भी क्या आज एटीएस ऑफिस ले जाया जाएगा? वहां पर पहले इनसे इंट्रोगेशन होंगे, वहां पर इनसे पहले ज्वाइंट पूछताछ होगी या इन्हें सीधे एनआईए के कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि पहले इन्हें एटीएस कार्यालय में ले जाया जाएगा जहां इनका मेडिकल एग्जामिन भी होगा, क्योंकि वहां पर एटीएस के डॉक्टर जो हैं वो मौजूद हैं और इनकी जांच कराई जाएगी और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के पहले प्रक्रिया होती है कि मेडिकल चेकअप होता है और मेडिकल चेकअप के बाद ही इन्हें एनआईए कोर्ट में ले जाया जाएगा। जो सोर्सेज है वो इस बात की जानकारी हम काफिले के साथ और देख सकते हैं बिल्कुल हमारे आगे एटीएस की गाड़ी चल रही है जहाँ पर सलीम और कफील जिसको अभी से चंद मिनट पहले पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया है, उन्हें बिहार जो एटीएस कार्यालय है वहां ले जाने के लिए बताया जा रहा है कि उनको वहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि एनआईए ने कल इन्हें यूपी से अरेस्ट किया था और आज पटना एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा थी और सुरक्षा इस कदर थी जो विजिटर थे उनके आने पर भी मनाही कर दी गई थी, रोक लगा दी गई थी और इसके बाद वहां पर जो एयरपोर्ट है उसको पूरे कैंपस को खाली कराया गया था और बिहार एटीएस के अलावा आज सीआरपीएफ की भी वहां पर सुरक्षा गश्ती जो थी वो लगाई गई थी। आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सबसे बड़ी बात है कि जो बेउर जेल है, बेउर जेल में जो 2 भाई जो अरेस्ट किए गए हैं हैदराबाद से, इमरान और नासिर, उनको भी पुलिस जो एनआईए है आज पुलिस रिमांड पर लेगी, क्योंकि कल वो जुडिशियल कस्टडी में चले गए थे और आज इन दोनों को एनआईए जो है वो कोर्ट में पेश करेगा। संजय क्या सलीम और कफील इन दोनों के बीच भी जिस तरीके से पहले जानकारी आ रही थी कि आपस में रिश्ते में कुछ लगते हैं, पिता पुत्र का संबंध बताया जा रहा था, क्या इसकी पुष्टि हो पा रही है और क्या ये माना जाए कि यही वो मास्टरमाइंड है जिन लोगों ने पहले इमरान और नासिर को रिक्रूट किया, दरभंगा जो पार्सल ब्लास्ट किया गया और उनका मकसद जो उसके पीछे था, इन दोनों ने ही पूरी प्लानिंग की थी? बिल्कुल बिल्कुल, जो सलीम है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो दरभंगा पर ब्लास्ट हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बिहार की बढ़ रही है और हम बिल्कुल जो एटीएस की टीम है और जिस गाड़ी में ये दोनों बैठे हैं उनके ठीक पीछे हमारी टीम भी है और तस्वीरों में हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो सलीम की जहां तक बात है वो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसी ने जो दोनों भाई हैं जिनका ताल्लुक यूपी से है, फिलहाल 20 सालों से वो भले ही हैदराबाद में रह रहे हो और कारोबार करते हो, कपड़े का कारोबार वो करते हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि इन दोनों को उसी ने रिक्रूट किया था और फंडिंग भी की गई थी और 1,60,000 रुपये भी मिले थे। सीमा पार से ये साजिश बताई जा रही है और फिलहाल जो काफिला है वो एटीएस कार्यालय की तरफ वहीं बढ़ता नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि पहले इन दोनों को बिहार एटीएस कार्यालय में ले जाया जाएगा और फिर वहां से सलीम और कफील को एनआईए कोर्ट में, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वहां पर जो मेडिकल एग्जामिन होगा उसके बाद बिहार एटीएस और एनआईए की टीम पूछताछ करेगी और उसके बाद ही साथ ये वक्त है दोपहर के बाद का वक्त होगा, दोपहर के बाद लंच के बाद इन दोनों की कल की तरह जो पेशी हुई थी उसी तरीके से आज बिल्कुल। और संजय यहाँ भी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त रिमांड के तौर पर हासिल हो सके ताकि इनसे भी ज्ञान पूछताछ हो सके। सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर सलीम की गिरफ्तारी को माना जा रहा है क्योंकि इसे ही मास्टरमाइंड मानते हुए पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, क्योंकि इसी शख्स का नाम बार बार सामने आ रहा था जिसने इन लोगों को ब्रेन वॉश किया, इन लोगों को अपने साथ जोड़ा और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग की थी। तो इसके साथ बातचीत इस वक्त जब ज्वाइंट तरीके से एटीएस और एनआईए करेगी तो कई चीजें सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा सकती है। जी बिल्कुल, विवाद का ज्वाइंटली इंट्रोगेशन होगा। आज एनआईए जब इन दोनों को कोर्ट में पेश करेगी उसके बाद इनको भी रिमांड पर लेने के लिए प्रेयर किया जाएगा। जो एनआईए सोर्सेज है उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है
और उसके बाद इन चारों को, चूंकि पहले से जो दोनों हैं वो एनआईए की डिमांड पर हो जाएंगे, पुलिस रिमांड पर, तो और इसके अलावा आज सलीम और कफिल, तो जो पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी उसका मास्टरमाइंड चूंकि सलीम बताया जा रहा है, तो इन चारों को आमने सामने बिठाकर एनआईए की टीम पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर इसमें बिहार एटीएस भी एनआईए की टीम के साथ होगी, क्योंकि बिहार एटीएस ने भी कई इश्यूज पे इस मामले को खंगाला था और कई एंगल बिहार एटीएस के पास बिल्कुल। तो यूपी के कैराना से इन दोनों की कल गिरफ्तारी हुई थी, एक बड़ी कामयाबी एनआईए को मिली, जिसके बाद इन दोनों को देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां न्यूज 18 की टीम बिल्कुल साथ साथ चलती हुई इन दोनों ही आतंकियों को, पहले जिस गाड़ी को आप सफेद रंग की गाड़ी देख रहे हैं उस गाड़ी में रखा गया है और उसके बाद एनआईए की टीम जो है इन्हें एटीएस कार्यालय की तरफ लेकर जाती हुई, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। अभी बिहार एटीएस कार्यालय में अब देखिए ये जो काफिला है बिहार एटीएस कार्यालय में घुस रहा है। चलिए बिहार एटीएस कार्यालय में देखिए ये जो काफिला है सलीम और कफिल, इनको बिहार एटीएस कार्यालय में देखिए गाड़ियां जो है वो एक एक कर अब जा रही है बिहार एटीएस कार्यालय में ही। अब मेडिकल एग्जामिन होगा और यहाँ पर इनसे पूछताछ की जाएगी और निश्चित तौर पर अब कल की तरह ही आज का भी घटनाक्रम रहेगा। कल जिस तरीके से पूछताछ की गई थी पहले बिहार एटीएस कार्यालय में, उसके बाद एनआईए कोर्ट ले जाया गया था, तो अभी बिहार एटीएस कार्यालय में ये दोनों पहुंच चुके हैं और इनसे अब देखिए बिहार एटीएस का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको बंद कर दिया गया है और इन दोनों को अंदर ले जाया गया है। यहाँ बिहार एटीएस के जो डॉक्टर हैं वो इनसे पूछताछ करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकती हैं यहाँ पर जो बिहार एटीएस के जवान हैं उनकी तैयारी चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है और जो गाड़ियां हैं वो भी नजर आ रही हैं, दूर में जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं। संजय क्या ये संभव है, संजय क्या ये संभव है कि इन दोनों को भी बेऊर जेल में ही शिफ्ट किया जाएगा, इन दोनों को भी वहां ही रखा जाएगा और एक बार फिर से चारों को एक साथ एक टेबल पर बैठाकर पूछताछ हो सकती है एनआईए टीम की तरफ से? देखिए विवाह, सबसे बड़ी बात है कि एनआईए पहले इनको रिमांड पर देने के लिए प्रे करेगा और अगर आज शाम अधिक बिक जाता है कल की तरह, तो निश्चित तौर पर आज वो पहले दिन जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे और ज्यादा इस बात की संभावना है कि जुडिशियल कस्टडी के बाद वो जो है फिर से पुलिस रिमांड पर यानी एनआईए के रिमांड पर चले जाएंगे और फिर इन चारों को आमने सामने बिठाकर एनआईए की टीम बिहार एटीएस के सहयोग से पूछताछ करेगी। ये देखने वाली बात होगी जो आज जो बेऊर जेल से जो दोनों एक्यूज हैं इमरान और नासिर, इनको जब एनआईए की टीम रिमांड पर लेगी तो उनको कहाँ लेकर जाती है, क्या वो पटना में रखेगी या फिर उनको यूपी ले जाएगी या फिर दरभंगा ले जाएगी, तमाम तरह की जो बातें हैं आगे के इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। सलीम और कफिल, तस्वीरें जरा संजय एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए पहली तस्वीर जो आपको नजर आ रही होगी वो एटीएस कार्यालय की है, जहां पर इन दोनों आतंकियों को, सलीम और कफिल, इन दोनों को एक बार फिर से एनआईए की टीम लेकर पहुंची है। आज एक बार फिर से वही तमाम पूछताछ, इंटरोगेशन जो कल दो आतंकियों के साथ की गई थी, आज एक बार फिर से सलीम और कफिल के साथ होने वाली है। ज्वाइंट तरीके से एटीएस और एनआईए की टीम इनसे पूछताछ करेगी। दूसरी तस्वीर में आप सफेद रंग के कुर्ते पैजामे में जिस शख्स को देख रहे हैं, इसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है। यह है वो सलीम जिसने पूरे इस घटनाक्रम की साजिश को रचा था, जो पाकिस्तान में कई बार जा चुका है, जिसके संबंध लश्कर तैयबा से बताए जा रहे हैं। ये तमाम गहनता से पूछताछ इस शख्स से की जानी है कि आखिर किन किन लोगों के साथ ये संपर्क में था, कितने लोगों को इसने अपने इस साजिश का हिस्सा बनाया था, किन किन राज्यों में और बिहार में किन किन जिलों में इसके लोग जो हैं वो इस वक्त इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर एनआईए ने ये जाहिर किया है कि इनका मंसूबा काफी पहले से ये चल रहा था, जिसमें इनकी एक नई साजिश के तहत लिक्विड तरीके से एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी, बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की साजिश रची गई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके और गिरफ्त में भी आ चुके हैं। अब एनआईए की टीम इनसे गहनता से इंट्रोगेट करते हुए जानकारी निकालने की कोशिश करेगी कि कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल हैं, मकसद इनका क्या कुछ रहा है और क्या कुछ करने की ये साजिश और रच रहे थे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के साथ कई कड़ियां अब एक साथ यहां पर निकलकर सामने आती हुई मोहम्मद सलीम और कफील को पटना फिलहाल लाया गया है, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ये एटीएस कार्यालय, जहां पर आज दिन भर वही गहमा गहमी आपको एक बार फिर से नजर आएगी जो कल दो आतंकियों को लेकर नजर आई थी। हालांकि उन दोनों आतंकियों को लेकर के आज रिमांड एनआईए की टीम जो है वो लेने की कोशिश करेगी। हालांकि आज इन दोनों ही आतंकियों को लेकर के कितने दिनों की रिमांड मिलती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ इन दोनों को कहां रखा जाता है जुडिशियल कस्टडी में अगर ये जाते हैं तो, और एक साथ इन चारों आतंकियों के साथ बातचीत और पूछताछ जो है वो एनआईए की टीम की तरफ से होगी। लेकिन उससे पहले फिलहाल देखिए सुरक्षा घेरा किस कदर मजबूत और आपको कड़ा नजर आ रहा होगा, क्योंकि
2 आतंकी नहीं, अब 4 आतंकी जो हैं वो गिरफ्त में हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के पीछे ये 4 लोग ही सिर्फ नहीं होंगे, ये कड़ियां बड़ी हैं और इसीलिए उन कड़ियों तक पहुंचना जरूरी है। इनका मकसद था देश के अंदर अशांति फैलाना, बिहार को दहलाना, लोगों को मानवता के ये दुश्मन हैं और इसीलिए इस वक्त देखिए ये इस शख्स को जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी संजय जब कुछ देर पहले पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जब इन दोनों आतंकियों को सलीम और कफील को लेकर पहुंचे, क्या कुछ वहां पर उन्होंने देखा, इस रिपोर्ट के जरिए। पार्सल ब्लास्ट मामले में यूपी से गिरफ्तार सलीम और कफील को लेकर एनआईए की टीम पटना पहुंच गई है और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर जो बिहार एटीएस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं और सीआरपीएफ के जवान हैं, कैसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लेकर। देखिए सबसे पहले जो सलीम है उसकी तस्वीर आ रही है। सलीम है, सलीम को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सलीम जो है वो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सुरक्षा के घेरे में लिया है एनआईए ने और इसके साथ ही कफील भी है। सलीम को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है जो टीम है और देखिए तस्वीरों में इसको इस गाड़ी में बिठाया जा रहा है। सलीम को बिठाया गया और यहाँ पर जो बिहार एटीएस के जवान हैं वो सुरक्षा के घेरे में इन्हें लिए में। कफील भी है, कफील की भी अरेस्टिंग हुई है और फिलहाल सलीम और कफील इन दोनों को लेकर बिहार एटीएस की टीम रवाना हो रही है। सुरक्षा किस कदर की गई है आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर। और यहाँ से इसको पहले बिहार एटीएस के कार्यालय में लिया जाएगा, फिर वहाँ से ले जाने के बाद इसकी जांच होगी। मेडिकल जांच के बाद इन दोनों को फिर जो एनआईए का कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा। और देखिए तस्वीरों में किस कदर इन दोनों को बिठाया गया है। एटीएस की ये गाड़ी है, सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो देखिए सलीम और कफील को लेकर के एनआईए की टीम जो है इस वक्त पटना पहुंच चुकी है। एटीएस कार्यालय में इनके साथ पूछताछ का क्रम अब शुरू हो चुका है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।